आ जाइए मेरे दोस्तों, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MK साइंस क्लासेस पर। तो जैसा कि बच्चा आपको पता है, जो सेशन चला हुआ है, ये सेशन RPF कांस्टेबल SI 2024 जो आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए चलाया जा रहा है। जो इस RPF SI कांस्टेबल में साइंस का पोर्शन आता है, साइंस के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उन सभी क्वेश्चंस को भैया आपके सामने लेकर आते हैं। बड़े मज़ेदार क्वेश्चंस रहते हैं। तो मेरे भाई सभी बच्चे, इससे पहले जो चैनल से नया जुड़ा है, इससे पहले आपकी 10 से 11 क्लास आपकी RPF कांस्टेबल SI की जा चुकी है साइंस की। सभी बच्चे पहले उन क्लासेस को जाकर देखिए, वो बड़े मजेदार क्वेश्चन है। प्रीवियस क्वेश्चन के आधार पर सारे क्वेश्चन हम लेकर आते हैं आपके लिए। तो जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है, गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करता रहे। तो चलिए भाई सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ यदि किसी बच्चे को RPF कांस्टेबल SI का पूरा बैच चाहिए, सफलता बैच रहेगा, इसमें लाइव क्लासेस रहेंगी, अलग अलग स्टाफ के माध्यम से, जितेंद्र सर के माध्यम से आपको जीके कराई जाएगी, मैथ्स मतलब रोहतास सर के माध्यम से आपको मैथ्स और रीजनिंग, और यानी मैं तो मेरे द्वारा मनोज कौशिक के द्वारा बच्चा आपको साइंस कराई जाएगी। तो मैथ्स, जीके, साइंस और रीजनिंग आपको कराई जाएगी। जो क्लासेस चलती है सुबह 8:30 से लेकर 1 बजे तक आपकी क्लासेस चलेंगी। जो ये कोर्स का जो प्राइस रखा गया है 199 रुपीज़ रखा गया है भाई, ठीक है जी, 199 रुपये प्राइस रखा गया है। ये कोर्स मिलेगा कहाँ पर बच्चा आपको? दया कोचिंग सेंटर ऐप को डाउनलोड करोगे तो बच्चा ये कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। दया कोचिंग सेंटर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि और भी कोई समस्या आ रही है, ग्रुप से जुड़ना है RPF के, तो बच्चा इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ध्यान रखना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विमा MLT-2 किसके अनुरूप है? किसका फॉर्मूला होता है? डायमेंशन। ये बेटा डायमेंशन फॉर्मूला होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला। विमा सूत्र की बात कर रहा है भाई। विमा सूत्र जो होता है किसके अनुरूप होता है बच्चों? तो ये क्या कह रहा है? बल का, त्वरण का, किए गए कार्य का, वेग का। तो बच्चा इसका आंसर होगा MLT-2। मैं आपको बता देता हूं बेटा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। फोर्स बराबर होता है बेटा मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन, जिसको हम बोलते हैं बल बराबर द्रव्यमान, द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है दोस्तों, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। यदि मैं द्रव्यमान के SI यूनिट की बात करूं तो वो होता है किलोग्राम, और त्वरण की SI यूनिट की बात करूं तो बेटा होता है बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए, किलोग्राम के लिए हमेशा क्या लगता है बेटा? मास क्या लगता है? M लगता है। और जो मीटर लिखा हुआ मीटर के लिए L लगता है। और समय के लिए क्या लगता है बेटा? T का पावर 2 - 2। यदि स्क्वायर है तो क्या होता है? 2 लगता है। T की माइनस पावर क्या होता है बेटा? T की पावर क्या लगेगा? 2 लगेगा, क्योंकि समय कितनी बार है? 2 बार है। तो MLT की पावर 2। यदि ये पावर ऊपर जाती है, क्योंकि ये नीचे पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसका बनेगा भाई MLT-2 बनेगा, या हम कह सकते हैं M1L1T-2। ये किसका होता है? फोर्स का विमा सूत्र होता है, ध्यान रखना है। जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं वेग। वेग का फॉर्मूला होता है बेटा विस्थापन बटे में, विस्थापन बटे में समय। क्या होता है? विस्थापन बटे में समय। तो विस्थापन बटे में समय है। विस्थापन के लिए क्या लगेंगे बेटा? आपका लगेगा L लगेगा, समय के लिए क्या आएगा? T आएगा, मतलब लेंथ और टाइम। और भैया M इसमें दे रखा है, तो M तो 0 है, L 1 और T कितना है? -1 हो जाता है, क्योंकि जब माइनस यहाँ पर 1 वैल्यू है, यहाँ पर 1 वैल्यू है, और जब नीचे से वैल्यू ऊपर जाती है तो किसमें चली जाती है? माइनस में चली जाती है। राइट आंसर होगा मेरा बच्चा फर्स्ट का D। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से किस मामले में गतिज ऊर्जा का प्रयोग कम करने के लिए किया जाता है भाई? गतिज ऊर्जा का कम प्रयोग करना है तो बच्चा वो क्या है भैया? कुछ दूरी तय करने के लिए साइकिल के पेडल मारकर छोड़ देना, कुछ दूरी तय करने के लिए कार चलाना, पवन चक्की द्वारा गेहूं के दाने पीसना, या फिर झील में नौका चलाना। बच्चा इसका राइट आंसर होगा सबसे ज्यादा जो फोर्स लगता है, गतिज ऊर्जा जो लगती है, तो बच्चा ध्यान रखना, जब ज्यादा फोर्स लगेगा भैया वो क्या है? उसके भैया साइकिल के पेडल मारने में लगेगा। और फोर्स मार कर छोड़ दीजिए, उसमें आपने स्थिर ऊर्जा कर ली, तो वो गाड़ी क्या होगी भाई? कुछ समय के लिए क्या आएगी? चलेगी, है ना, चलती है ना, कुछ दूरी तक चलती है अपने आप। तो ध्यान रखना, राइट आंसर बनेगा मेरे बच्चों A। साइकिल के पेडल मार करके आप खड़े हो जाते हो तो वो गाड़ी, साइकिल जो होती है चलती रहती है, ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर होगा A। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए भाई, कहता है कि 10 किलोग्राम का एक पिंड है, 10 मीटर की ऊंचाई पर है, उसकी स्थिर ऊर्जा।
तो भैया स्थिर ऊर्जा क्या होगी, 980 जूल, 900 जूल, 150, 1500 जूल या फिर 1100 जूल। देखिए भैया मैं बात करता हूँ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, किसका, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है मेरे दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है स्थिर ऊर्जा। ये होता है मेरे बच्चा mgh, मतलब कि मास दे रखा होगा, ग्रेविटी दे रखी होगी, ठीक है, और बच्चा क्या दे रखा होगा, हाइट दे रखा होगा। इसका मतलब मास मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान होगा, गुरुत्व होगा, और इसके साथ साथ क्या होगा भैया, ऊंचाई होगी। तो भैया देखिए क्या क्या दे रखा है, एक 10 किलोग्राम पिंड है तो मतलब वजन दे रखा है तो 10 केजी हो गया भाई, गुना क्या आ गया भाई। उसके बाद 10 मीटर ऊंचाई है, हाइट कितनी दे रखी है भाई, ग्रेविटी कितनी होती है भाई, जी का मान लिख रखा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कह दो, या फिर 10 मीटर कह सकते हैं हम, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक ही बात है भाई, कुछ वैल्यू फर्क नहीं पड़ता। तो 10 हो गया गुना, हाइट कितनी है 10 है, हाइट भी 10 हो गई। तो मेरा बच्चा ये आपका 9.8 है तो अब 9.8 लिखे क्योंकि उसने मेंशन किया हुआ है। तो अपॉन में पॉइंट को हटाने क्या लगा दें, जीरो लगा दें, एक जीरो से एक जीरो करा, 98 और 10, 98 गुना 10 बराबर कितना होगा, 980 जूल हो जाएगा। राइट आंसर क्या मेरा बच्चा, ए राइट आंसर बनेगा। देखिए समझ में आया कि नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 है, संभारिक तत्वों में उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, केवल प्रोटॉन असमान संख्या में होते हैं, केवल न्यूट्रॉन समान संख्या में होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों असमान संख्या में होते हैं भाई। तो बेटा संभारिक को बोलते हैं आइसोबार, क्या बोलते हैं, आइसोबार बोला जाता है। यदि आइसोबार की मैं बात करूं तो बच्चा आइसोबार में क्या होता है, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक तो होगा अलग, परमाणु क्रमांक जो होगा वो तो होगा अलग अलग, ठीक है, और परमाणु भार जो होगा, परमाणु भार जो होगा वो क्या होगा भैया, समान होगा। तो देखो एग्जांपल मैं आपके सामने लिख रहा हूं, जैसे मान के चलिए मैंने लिखा बेटा आर्गन पोटेशियम कैल्शियम, क्या लिखा, आर्गन पोटेशियम कैल्शियम, इसका नंबर कितना है बच्चा, इसका 18 है, इसका 19 है, इसका 20 है, इसका नंबर एटॉमिक मास 40, इसका भी 40, इसका 40। देखो बेटा परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु क्रमांक क्या है, अलग अलग है, क्या है, परमाणु क्रमांक अलग अलग है ना, एक का क्या है 18, एक 19, एक 20, परंतु बेटा यहाँ पर देखिए इसका भी 40, इसका भी 40, मतलब परमाणु भार क्या है, परमाणु भार क्या है, समान है भाई, क्या है, समान दे रखा है। तो ये कहलाते हैं भैया आपके क्या, समभारिक या फिर आइसोबार कहलाते हैं। तो इसमें बेटा यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है इस वाले में, इसमें 19, इसमें 20, तो बच्चा इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि 18 है तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी मेरे बच्चा, 18 होगी। परंतु जो न्यूट्रॉन होती है वो संख्या होती है कम, क्योंकि यदि 40 में से 18 घटाएंगे तो बच्चा कितना बचेगा 40 में 18 बचाने पर, क्योंकि बेटा 10 में से 40 में से 20 गया तो कितना बचेगा, 20 बचेगा, 40 में 19 गया तो बच्चा 19 बचेगा, है ना, कितना बचेगा, 40 में 19 गया तो 21 बचेगा, और 40 में से 18 गया तो कितना बचेगा, 22 बचेगा। तो दोनों संख्या अलग होगी ना। देखो बेटा प्रोटॉन की संख्या पर 18 है और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है 22, तो बच्चा राइट आंसर जो बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर क्या बनेगा, डी राइट आंसर बनेगा मेरे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या फिर टार्ट्रिक अम्ल। बच्चा ध्यान रखना है, कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का यूज किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है HCl, नाइट्रिक अम्ल जो होता है वो होता है HNO3, और टार्ट्रिक अम्ल जो होता है बच्चा, टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है, सॉरी सिरका में नहीं, टार्ट्रिक अम्ल जो पाया जाता है वो अंगूर में पाया जाता है, अंगूर में, और किस में बेटा आपका इमली में, ठीक है, अंगूर और इमली में पाया जाता है। राइट आंसर जो होगा वो ए राइट आंसर होगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड जो होता है कांच पर लिखने के लिए यूज में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई, कहता है यौगिकों के तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को व्यक्त करने वाला सूत्र क्या है। तो यौगिकों के तत्वों के परमाणु की वास्तविक संख्या को व्यक्त करने का सूत्र क्या है, सरल सूत्र, मूल अनुपातिक सूत्र या फिर अणुसूत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा वो क्या होता है, अणुसूत्र होता है, जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है तो ध्यान रखना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कह दो भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे बच्चों, ऑक्टोपस किससे संबंधित है भैया, ऑक्टोपस किससे संबंधित होता है, मोलस्का प्रजाति से, एम्फीबिया प्रजाति से, सीलेंटेरा प्रजाति से, मेमलिया से। राइट आंसर होगा बेटा सीलेंटेरा प्रजाति जो होती है ऑक्टोपस इससे संबंधित रखता है। एम्फीबियन जो होता है बेटा उभयचर जो होते हैं, जैसे कि आपका क्या हो गया, मेंढक हो गया, आपको मगरमच्छ हो गया, जो पानी में भी रहते हैं और स्थल पर भी रहते हैं। मेमलिया में मनुष्य आता है, सभी कुत्ता बिल्ली गाय भैंस घोड़ा सभी जो बच्चे को जन्म देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए,
कहता है बच्चा कोशिका में जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त की जाती है। भाई कोशिकाओं में जो जैविक क्रिया के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलती है? एटीपी से, एएमपी से, एडीपी से या फिर विटामिनों से। आपको होता है ऊर्जा जो मिलती है बेटा एटीपी से मिलती है। ये 36 एटीपी बनाए जाते हैं। और बेटा कौन सी श्वसन होता है? एरोबिक श्वसन में, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन वायवीय श्वसन। क्या होता है भैया? वायवीय, वायवीय श्वसन के अंदर 36 एटीपी बनाए जाते हैं। एवायवीय में 2 बनते हैं और 36 एटीपी होते हैं। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है एटीपी की? एडिनोसाइन, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट होता है भाई, ध्यान रखिए। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ए राइट आंसर बनने वाला है भाई, बिल्कुल। एटीपी होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको हम बोलते हैं ऊर्जा के सिक्के। क्या बोलते हैं इसको? इनको बोलते हैं एनर्जी कॉइन। ऊर्जा के सिक्के जो कहा जाता है, एनर्जी कॉइन जो कहा जाता है, वो किसे कहा जाता है भाई? एटीपी को कहा जाता है। ध्यान रखना, ऊर्जा के सिक्के, एनर्जी कॉइन्स। क्वेश्चन नंबर 9 भैया कहता है कि भैया रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर, एपीकल्चर, पिसीकल्चर या फिर परल कल्चर? जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर बनेगा बेटा रेशम कीट, सेरीकल्चर होता है। रेशम, रेशम सेरी, सेरी रेशम। एपीकल्चर जो होता है मधुमक्खी का होता है, एपीकल्चर मधुमक्खी का। पिसीकल्चर जो होता है बेटा ये होता है मछली का। किसका होता है? मछली को होता है। ध्यान रखना है भाई। राइट आंसर बनेगा ए। बताइए समझ में आ रहा है भाई? भैया आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई और नेवी एमआर का सफलता बैच चलाया हुआ है भैया। इस बैच को लेने के लिए द कोचिंग सेंटर ऐप को डाउनलोड कर लो। वहां पर आपको फुल ऑफ कॉस्ट में आपको भैया बड़े शानदार तरीके से और बड़ी इजीएस्ट कॉस्ट आपकी रखी हुई है आपके लिए। 149 का है भैया, ये 149 का ऑफर रखा हुआ है। 149 रुपये में नेवी एमआर का। और आप ये आरपीएफ कांस्टेबल का जो है 199 रुपीज़ का। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चा क्या कह रहा है। वायु का वेग किस में मापा जाता है? स्पीडोमीटर से, बैरोमीटर से, एनीमोमीटर से, हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर से बेटा क्या मापा जाता है? आर्द्रता मापी जाती है। आर्द्रता, नमी क्या मापी जाती है? नमी को मापा जाता है ना। एनोमीमीटर से बेटा वायु का वेग मापा जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। और स्पीडोमीटर से बेटा गाड़ी की गति, गाड़ी की गति या वाहन की गति मापी जाती है। स्पीडोमीटर जो लगा होता है ना, कितनी स्पीड से चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है भैया? कहता है कि आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है भाई? आरएच फैक्टर, आरएच जो लिया हुआ है एक बंदर था जिसका नाम था रीसस। क्या नाम था? रीसस बंदर था। क्या नाम था? यह रीसस नाम का बंदर था जहां से आरएच उठाया हुआ है भैया। कार्ल लैंडस्टीनर थे, वॉटसन क्रिक थे, न्यूटन थे, स्लाइडन स्वान थे। तो बच्चा ध्यान रखना है, स्लाइडन स्वान कोशिका सिद्धांत के बताए जाते हैं भाई। कोशिका सिद्धांत के पितामह, कोशिका सिद्धांत जो दिया था इन्होंने बताया था भाई। प्रत्येक जंतु जो होता है उसकी क्या होता है? सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। न्यूटन ने गति के नियम दिए थे, साथ में बेटा गुरुत्व के नियम भी दिए थे। क्या दिए थे? गुरुत्व के नियम दिए थे। वॉटसन और क्रिक ने डीएनए खोज करी है। इसका जवाब होगा कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर, बिल्कुल राइट आंसर होगा। इन्हें बेटा 1900 में लगभग आपको नोबेल पुरस्कार मिला था। और इन्होंने बेटा रक्त वर्ग, वर्ग समूह की, कौन से वर्ग समूह की? रक्त वर्ग समूह की भी खोज किसने करी है? कार्ल लैंडस्टीनर ने की है। ग्रुप की खोज किसने करी है? कार्ल लैंडस्टीनर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। एंगस्ट्रॉम यूनिट मापा जाता किससे? समय से, समय की, विद्युत धारा की, तापमान की, तरंग दैर्घ्य की। बेटा समय का जो होता है वो होता है सेकंड, समय का जो होता है सेकंड होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है, एम्पियर यूनिट होती है भाई, है ना। तापमान की क्या होती है? केल्विन होता है। और बच्चा तरंग दैर्घ्य का होता है बेटा एंगस्ट्रॉम। क्या होता है? एंगस्ट्रॉम जो होता है, एंगस्ट्रॉम क्या होता है? एंगस्ट्रॉम होता है बेटा, ये सिंबल होता है ये। तो ध्यान रखना है, वेवलेंथ जो होता है बेटा वेव की लंबाई होती है, ऐसे करके ऐसे करके। ये यहाँ से यहाँ तक एक वेव होती है, यहाँ से यहाँ तक एक वेव, यहाँ से यहाँ तक एक वेव, यहाँ से यहाँ तक एक वेव, ऊपर नीचे जाना, सुंड और गर्त और सुर जो बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। राइट आंसर क्या होगा मेरे बच्चों? तरंग दैर्घ्य। एंगस्ट्रॉम क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे मित्रों। तो बताइए 13, एक यात्री एक चलती रेलगाड़ी में 5 रुपए का सिक्का उछालता है। यदि सिक्का उसके पीछे गिरता है तो रेलगाड़ी भाई कहीं नहीं चाहिए। एक समान त्वरण से चल रही है, एक समान मंदन से चल रही है, एक समान चाल से चल रही है, या फिर एक समान वेग से चल रही है। राइट आंसर बढ़ेगा बच्चों, एक समान त्वरण से चलेगी तो सिक्का भाई पीछे की ओर गिरने का कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया कहता है बेटा, जब टरबाइन के ब्लेड पर 100 मीटर की ऊंचाई से पानी 6000 किलोग्राम पर मिनट की दर से
गिर रहा है तो टरबाइन को दी जा रही पावर होगी भाई 50 किलोवाट, 1000 किलोवाट, 100 किलोवाट या 25 किलोवाट। बेटा 100 बता रहा है, 100 मीटर की ऊंचाई है, गुना क्या है 6000, उसका क्या है भाई किलोग्राम पर मिनट की दर से गिर रहा है। और उसके साथ साथ भैया कहते हैं भाई 10 की तो क्या ग्रेविटी तो हाइट भी तो होनी चाहिए, mgh फॉर्मूला लगता है, आपने देखा होगा। बच्चा ध्यान रखना है आपका क्या होगा इसमें दे रखा है किलोग्राम पर मिनट सेकंड बनाने के लिए 1000 1000 गुना, और आपका क्या होगा मेरे बच्चों, हाँ और क्या होगा, ठीक है इसको काट के देखिए क्या बनेगा, हाँ किलोग्राम पर मिनट है, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगेगा बेटा 60 लगेगा। और ये क्या होगा 3 0 से 3 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 6 से 6 गया तो क्या बचता है 100। तो बच्चा राइट आंसर होगा 100 किलोवाट। क्या राइट आंसर होगा 100 किलोवाट राइट आंसर होगा। चलिए मेरे बच्चा वीडियो अच्छी लग रही है गुरुदक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें भाई। चलते रहिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है भाई, वायु है, ऑक्सीजन है, अमोनिया है, पारा है। तो यौगिक कह रहा है बेटा तो क्या होगा NH3 जो होता है ये एक रासायनिक यौगिक है, वायु मिश्रण है, ऑक्सीजन आपका खुद तत्व है और पारा भी क्या है एक तत्व है। अमोनिया एक मात्र ऐसा है क्या है बेटा, एक क्या है एक कंपाउंड होता है, एक यौगिक होता है, और ये यौगिक ही पूछ रहा है रासायनिक यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस ठोस का प्रयोग औषधीय गोली वाले बोतलों में शुष्क रखने वाले कारकों के रूप में किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना या फिर सिलिका जेल। तो बच्चा ध्यान रखना है उन बोतलों को बनाया जाता है सिलिका जेल से, जिससे कि उसमें भरी हुई औषधि जो है जो टैबलेट है वो खराब न हो, गोलियां खराब न हो। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के एक अणु में होते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के एक अणु में होते हैं। तो बच्चा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है तो क्या होता है H2O2, ये फार्मूला होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, किसका हाइड्रोजन हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला है H2O2। तो देख लीजिए भाई दो परमाणु ऑक्सीजन के, दो परमाणु हाइड्रोजन के, एक परमाणु हाइड्रोजन का, एक परमाणु ऑक्सीजन का, ऐसे करके तो राइट आंसर देख लो भाई। दो हाइड्रोजन के तो कहाँ भाई, दो हाइड्रोजन के यहाँ दे रखे हैं, ठीक है, और कहाँ दे रखा है यहाँ दे रखा है, परंतु उसके देख लीजिए भाई ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर ऑक्सीजन एक दे रखा है, यहाँ पर हाइड्रोजन दे रखा है एक, यहाँ पर कितना दो। तो ध्यान रखना बेटा राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल ये राइट आंसर होगा, दो परमाणु ऑक्सीजन के और दो परमाणु किसके हाइड्रोजन के, लिखा हुआ 2 और 2। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए राइट आंसर बनेगा ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, कहता है उदासीनीकरण क्रिया में बनता है, उदासीनीकरण का मतलब न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस जो होती है बेटा उसमें क्या बनता है, अम्ल बनता है, लवण बनता है, लवण जल बनता है, लवण बनता है, क्षार बनता है। लवण तो बनेगा परंतु बेटा लवण प्लस में जल मिलेगा, इसका राइट आंसर बनेगा बेटा ये, क्योंकि सॉल्ट होता है, सॉल्ट प्लस वाटर, ये दोनों चीजें बनती हैं। तो बच्चा ध्यान रखना है उदासीनीकरण प्रोसेस होती है, जैसे मैं आपके सामने लिखता हूँ, आपका लिख दिया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना दिया, प्लस में सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, मतलब ये क्षार है, ये क्षार है और ये क्या है अम्ल है। जब इनको मिलाया जाता है तो बच्चा क्या बनता है, आपका बनता है NaCl सोडियम क्लोराइड, जो आपका लवण बना, प्लस में क्या बनेगा बेटा H2O मतलब कि जल बनेगा, जल बनेगा। तो देख लो भाई ये कैसी प्रोसेस होती है, ये उदासीनीकरण प्रोसेस है, उदासीनीकरण। ठीक है भाई राइट आंसर बनेगा मेरे बच्चों बी, राइट आंसर बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया, चलिए क्योंकि यहाँ से Na ले लिया, यहाँ से Na निकाल लिया गया है और यहाँ से क्या है बेटा Cl निकाल लिया गया है, बचता है एक हाइड्रोजन एक हीरा, एक हीरा H2 और ऑक्सीजन ये रहा, तो H2O बन गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भाई, कहता है ऑक्जेलिक अम्ल, ये बेटा ऑक्जेलिक अम्ल होता क्या है, किस में होता है, टमाटर में, टमाटर में सबसे ज्यादा होता है, फिर हम कह सकते हैं भिंडी में भी होता है, पालक में भी हम कह सकते हैं, भिंडी में होता है, और किस में होता है भाई भिंडी के अंदर होता है, इसका साथ साथ क्या अमरूद में होता है, ठीक है, जो बीज वाली चीज होती है उसमें होता है ऑक्जेलिक अम्ल। तो क्या फॉर्मूला होगा जल्दी से बताइए, क्या राइट आंसर बनेगा, C2H2O2, C2H4O, CH2O या फिर CHO2, मतलब राइट आंसर बनेगा क्या बनेगा CHO2, क्या बनेगा CHO2 बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन बेटा देखिए, ये आपका RPF कांस्टेबल SI का बैच चलाया हुआ है बच्चा, जिसमें आपका बेटा लाइव क्लासेस रहने वाली हैं। ये कोड जो मिलेगा 199 रुपीज़ में आपको मिलेगा, और कहाँ पर मिलेगा बेटा, द कोचिंग सेंटर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, वहाँ पर आपको मिलेगा। यदि और भी कोई समस्या आती है आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और ये जो लाइव क्लासेस रहेंगी इसके साथ पूरी क्लासेस लाइव रहेंगी, सुबह 8:30 से लेकर और 1 बजे तक आपकी क्लासेस चलेंगी, पूरे के पूरे आपको सब्जेक्ट प्रतिदिन पढ़ाए जा रहे हैं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, बैच स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से ले लिए, फिर आपका बेटा है आपकी क्लासेस निकल जाएंगी। तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना है,
इसमें बेटा आपको जो नोट्स दिए जाएंगे, नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिए जाएंगे, इसी कीमत पर ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है भाई? जो आपके मैमल्स होते हैं फर्टिलाइजेशन निषेचन कहाँ होगा? शुक्राशय में, शुक्रवाहिनी में, आदि वृषण में, दिव्य वाहिनी नली में। तो बच्चा फ्लैपन ट्यूब में आपका क्या होता है? फ्लैपन ट्यूब जो होती है, फ्लैपन ट्यूब के अंदर क्या होता है मेरे बच्चा? आपका निषेचन होता है भाई, ध्यान रखना है। फ्लैपन ट्यूब जो होती है, 2 फ्लैपन ट्यूब होती है, फीमेल के अंदर होता है भाई, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए भाई, क्वेश्चन क्या है? कहता है कि पेलाग्रा, ये पेलाग्रा बीमारी है, पेलाग्रा नामक रोग त्वचा सूख जाती है, रोग किस विटामिन की कमी से होगा? विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन B5 या विटामिन ई? तो बच्चा ध्यान रखना, विटामिन B5 जो होता है आपका पेंटाथोनिक अम्ल होता है। क्या होता है? पेंटाथोनिक अम्ल, पेंटाथोनिक अम्ल होता है। और पेंटाथोनिक अम्ल जो होता है विटामिन B5 का नाम होता है। इसकी कमी से जो बीमारी होगी वो पेलाग्रा बीमारी होगी। विटामिन डी की कमी से क्या होगा? रिकेटस बीमारी होती है, ध्यान रखना है। और मेरे बच्चा जो आपकी विटामिन ई होता है, इसकी वजह से क्या होता है? बांझपन होता है। क्या होता है? बांझपन या नपुंसकता। ठीक है मेरे बच्चों, नपुंसकता। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इसका पूरा नाम जो होता है, इसका नाम होता है भैया साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन इसका नाम होता है। किसका बच्चा? आपका विटामिन B12 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं मेरे मित्रों। 22, इडली जो कि एक दक्षिणी भारत का व्यंजन है, इसमें किस विटामिन की अधिकता होती है? तो बच्चा देखिए, विटामिन डी की, विटामिन बी की, विटामिन ई, विटामिन सी। तो इडली एक दक्षिण भारत का व्यंजन है, जिसमें किस विटामिन की अधिकता होती है? सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है, ध्यान रखना है। विटामिन ई आपका हरी पत्तेदार सब्जियां, विटामिन बी आपका मूंग दाल वाल इसमें होती है, विटामिन डी है वो आपका दूध से, सूर्य के प्रकाश से, मछली के जिगर के ऑयल से मिलेगा, और खट्टे फलों से विटामिन सी मिलेगा। और परंतु इडली की जो दक्षिणी व्यंजन है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए भाई, सरीसृपों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, सर्पेटोलॉजी या फिर एप्टियोलॉजी? तो सरीसृपों का अध्ययन जो होता है मेरे बच्चा वो क्या होता है? हर्पेटोलॉजी। क्या होता है? हर्पेटोलॉजी जो होगा सरीसृपों का। ऑर्निथोलॉजी जो होता है मेरे बच्चा किसका होता है? पक्षियों का होता है। किसका होता है? पक्षियों का होता है। सर्पेटोलॉजी जो होता है बेटा सर्पों का कह सकते हैं हम, सांपों का कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 24, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाएगा भाई? हड्डियों का अध्ययन। तो बच्चा देखिए, हड्डियों का अध्ययन ऑर्थोलॉजी, एथिक्स, हिस्टोलॉजी या फिर बायोलॉजी? तो राइट आंसर मिलेगा ऑर्थोलॉजी जो होता है, या फिर ऑस्टियोलॉजी। क्या होगा मेरे बच्चा? ऑस्टियोलॉजी जो कहा जाता है वो किसका अध्ययन कहा जाता है बेटा? हड्डियों का अध्ययन कहा जाता है। ओसिन प्रोटीन होता है भाई इसमें। और ऑर्थोलॉजी, ऑर्थो का डॉक्टर भी आपने देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 25, दो वस्तुओं के मध्य की कोणीय दूरी किस उपकरण द्वारा मापी जाती है? हाइड्रोमीटर, सेक्सटेंट, वेंचुरीमीटर या फिर आपका लैक्टोमीटर? लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है बेटा? दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता। मैंने पहले भी क्वेश्चन बताया है, दूध की शुद्धता को मापा जाता है लैक्टोमीटर से। सेक्सटेंट इसका राइट आंसर बनेगा। हाइड्रोमीटर जो होता है ये बेटा घनत्व को मापने का काम करेगा, डेंसिटी को मापने का काम करता है। कौन? आपका जो हाइड्रोमीटर होता है। हाइग्रो मापता है आर्द्रता को और हाइड्रो मापता है घनत्व को, ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें। बढ़ते रहे आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? मैडम क्यूरी परमाणु संरचना, बोर एक्सरे भैया किरणें, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव या फिर लाइनस पॉलिंग इलेक्ट्रॉन्स? बच्चा राइट आंसर बनेगा आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। ये बात सही है, बस ये बात गलत है, क्योंकि एक्सरे खोज करता बेटा रोंटजन है। कौन है? रोंटजन कहे जाते हैं, रोंटजन कहे जाते हैं मेरे बच्चों। और मैडम क्यूरी किसके हैं भैया? मैडम क्यूरी तो रेडियम के हैं, रेडियम के खोज करता है भाई। ठीक है, इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो राइट आंसर बनेगा बेटा बच्चा सी बनेगा। ये सही बात कही है। यहाँ पर हम कहते हैं एनर्जी के बारे में भी किसने बताया था? आइंस्टीन ने। एनर्जी बराबर होता है mc²। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, फैराडे का मान 96,500 कूलाम, 96,200 कूलाम, 26,500 कूलाम या फिर 76,500? ऐसे फैराडे की एक्चुअल वैल्यू जो होती है 96,498 आपकी क्या होती है? कूलाम होती है। तो राइट आंसर बनेगा 96,500, इसके अप्रोक्सीमेट आ रहा है भाई। राइट आंसर ये बनेगा। ठीक है, तो और कोई समीप आ ही नहीं रहा है। 96,498 होती है एक्चुअल वैल्यू, परंतु ये लिखेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है भाई। यदि वीडियो अच्छी लग रही है गुरुदक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। क्वेश्चन नंबर 28, आसमान द्रव्यमान वाले दो पत्थर, असमान द्रव्यमान वाले दो पत्थर समान वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके गए, निम्नलिखित में से कौन सा घटित होगा बेटा? दो समान वेग से। अब बेटा वेग समान, भैया देख लो ऊर्ध्वाधर फेंके जा रहे हैं तो वेग समान रहेगा, तो भारी द्रव्यमान अधिक ऊंचाई तक जाएगा या हल्का द्रव्यमान अधिक ऊंचाई तक जाएगा? दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगे, इनमें से अधिक ऊंचाई तक जा सकता है। तो बच्चा राइट आंसर को दोनों बराबर ऊंचाई से जा जाता है बेटा। यदि वेग आपको समान रखना है तो भैया दोनों समान दूरी पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29, अदिश राशि कौन सी है भैया?
अदिश राशि को वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अदिश राशि को स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जो होता है, तो भैया अदिश राशि जो होती है उसमें दिशा नहीं होती है, ऊर्जा, बल, आघूर्णन, संवेग या परोक्ष सभी। तो राइट आंसर जो बनेगा मेरा बच्चा होगा, ऊर्जा जो होती है वो कैसी राशि है? अदिश है। कैसी है? अदिश है, परंतु बल, आघूर्णन और संवेग जो है वो सदिश राशि है। सदिश राशि में बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, है ना, कौन है वेग, कौन है संवेग, भार, ये सभी कैसी होती है? सदिश राशियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए भैया, भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है भाई? सिस्मोलॉजी, सिस्मोग्राफ, एंटोमोलॉजी, एपिग्राफ। तो राइट आंसर होगा बेटा सिस्मोग्राफ जो होता है भूकंपों का अध्ययन होता है, एंटोमोलॉजी होता है ये कीटों का अध्ययन होता है, और एपिग्राफ शिलालेखों का संबंध होता है भाई, एपिग्राफ शिलालेखों, एपोलॉजी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 31, देखिए क्या कहता है। कहता है शुद्ध तत्व कौन सा है? कांच है, सीमेंट है, सोडियम है, कोई नहीं। तो बच्चा सबसे शुद्ध तत्व जो होता है वो कांच होता है भाई। कांच जो होता है, लेड जो होता है, सीसा जो होता है, पीबी जो होता है, ये सबसे शुद्ध तत्व बताया जाता है भाई, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आपके सामने 32, कैथोड किरणें बनी होती है। कैथोड किरणों पर कैसा चार्ज होता है? सभी को पता सर जी, कैथोड किरणों पर ऋणात्मक चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? ऋणात्मक चार्ज, ऋणात्मक आवेश होता है। तो अब देख लो ऋणात्मक होता किस पे? इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर, न्यूट्रॉन पर, इनमें से कोई नहीं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, प्रोटॉन पर पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं। राइट आंसर बनेगा बेटा ए, नेगेटिव चार्ज हो जाता है कैथोड पर। एनोड, एनोड पर कैसे होगा? धनात्मक। धनात्मक है भैया, धनात्मक कहाँ से होता है? मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है। धनात्मक, पॉजिटिव, ऋणात्मक, नेगेटिव। ठीक है बच्चों, तो राइट आंसर होगा मेरे बच्चों ए, कैथोड की पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 33, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल को बोलते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड पूछ रहा है भाई, CH3COOH होगा, है ना, या फिर क्या होगा? जल्दी से बताइए भाई, राइट आंसर क्या होगा? मेरे बच्चा प्रबल अम्ल जो होता है CH3COOH है, CCl2 होता है, या फिर ये होता है, फिर ये होता है। राइट आंसर होगा बेटा CCl3 जो होता है, CCl3COOH जो होता है, ये सबसे क्या भैया? प्रबल अम्ल है। क्या है? प्रबल अम्ल है। और बच्चा इसकी मैं बात करता हूं तो बच्चा इसका नाम जो होता है ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो एसिटिक। क्या होता है बेटा? ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो एसिटिक, एसिटिक एसिड होता है। क्या होता है? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड जो होता है, इसका पूरा नाम होता है भैया, ध्यान रखना, सबसे प्रबल अम्ल होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो भैया जल के साथ अम्ल, जल के साथ अभिक्रिया करके H पॉजिटिव आयंस ज्यादा देंगे। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए भैया, कह रहा है कौन सा अम्ल अधिक कठिनाई से तन्युकृत होता है भाई? H2SO4, HCOOH, या फिर HCl, या फिर HNO3। HNO3 को नाइट्रिक अम्ल, HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। राइट आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होगा मेरे बच्चों? सल्फ्यूरिक एसिड इसका राइट आंसर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 35। यदि कार्बन का परमाणु भार 12 तथा ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 माना जाए तो CO2 का अनुभार होगा 17 AMU, 44 AMU, 15 AMU या फिर 30 AMU। ये AMU क्या लिख रखा है इसके बारे में बताएं। AMU का मतलब होता है एटॉमिक, एटॉमिक मास ऑफ यूनिट, मतलब कहने का मतलब है परमाणु भार। क्या है? परमाणु भार। देखिए मेरे बच्चा, यदि कार्बन का 12 दे रखा है और किसका भैया, और ऑक्सीजन का 16 दे रखा है, तो आपको पता है इसका कितना नंबर होगा? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और ऑक्सीजन का कितना होगा बेटा? 8। अब ये CO2 पूछा है, तो बच्चा देखिए CO2, मैं बात करता हूं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। देखो बेटा कार्बन कितना? 1, तो परमाणु भार कितना है इसका? 12 ही हो गया, है ना, 12 होगा इसका, तो कितना होगा? 12 हो गया। प्लस ऑक्सीजन का कितना? 2, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स है, एक का 16 है तो 2 है, ये 16 दूनी 32, तो बेटा 12 और 32 कितना हो जाए? 44। तो राइट आंसर होगा मेरे बच्चों बी, राइट आंसर बनेगा 35 का। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है भैया, निर्जीव और सजीव के बीच की संयोजक कड़ी कौन सी होती है? जीवाणु है, शैवाल है, विषाणु है, युग्लिना है। तो बच्चा निर्जीव और सजीव, लिविंग और नॉन लिविंग
थिंग्स के बीच की जो संयोजक कड़ी होती है वो विषाणु होती है, वो वायरस होता है मेरा बच्चा, तो ध्यान रखना है। ठीक है, वो क्या होता है, वायरस होता है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 37, प्राणी विज्ञान की शाखा जिसमें मत्स्य का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, मत्स्य का अध्ययन। तो बच्चा वो साइटोलॉजी होता है, हर्पेटोलॉजी, इक्थियोलॉजी या फिर पैलेंटोलॉजी होता है। तो प्राणी विज्ञान की वह शाखा जिसमें मत्स्य का अध्ययन किया जाता है तो बेटा उसको क्या बोलते हैं, अरे वो इक्थियोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी तो बेटा मेरा बच्चा किसका होता है, कोशिका का होता है, कोशिका का, है ना, कोशिका का होता है। हर्पेटोलॉजी सर्पों का हो सकता है, या हम कह सकते हैं बेटा जो आपके कौन से होते हैं, रेप्टाइल्स वाले जो जीव होते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कोशिका भित्ति होती है भाई, कोशिका भित्ति जो होती है सेल वॉल, ये किसकी बनी होती है, पहले मैं बता दूं, पादप में पाई जाएगी। पादप की कोशिका के अंदर, पादप की कोशिका में उपस्थित, पादप की कोशिका में उपस्थित होती है कौन, जो कोशिका भित्ति होती है ना, ये जंतु में नहीं पाई जाती। चयनात्मक होती है, अर्धपारगम में होती है, पारगम में या फिर अपारगम में। तो बच्चा ध्यान रखना, कोशिका भित्ति जो होती है पारगम में होती है। और बेटा जी सेल वॉल कह देता, क्या कह देता, सेल मेम्ब्रेन, क्या कह देता, सेल मेम्ब्रेन कहता। यदि सेल मेम्ब्रेन कहता आपसे, तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है बेटा अर्धपारगम में होती है, जिसको हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली जो होती है ये कैसी होती है, अर्धपारगम में होती है। और कोशिका भित्ति जो होती है, सेल वॉल जो होती है, ये पारगम में होती है। पारगम में का मतलब होता है परम्यूएबल, और अर्धपारगम में होता है सेमी परम्यूएबल। राइट आंसर रहेगा बेटा सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 39, कोबाल्ट किस विटामिन में उपस्थित होता है भाई, कोबाल्ट किस विटामिन में, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन B12। राइट आंसर होगा बेटा कोबाल्ट जो होता है, कोबाल्ट तत्व जो होता है ये मेरे बच्चा, कोबाल्ट जो होगा गाय के दूध में मोस्टली पाया जाता है। तो दूध में आप कह सकते हैं, दूध भी किसका होता है, गाय का। ठीक है, गाय दूध में होता है भाई कोबाल्ट तत्व, तो ध्यान रखना है। विटामिन सी जो होता है खट्टे फलों में, खट्टे फलों में विटामिन सी मिलेगा। और विटामिन के जो मिलेगा वो बेटा आपका रक्त का थक्का जमने में जो सहायक होता है, वो आपकी सारी जो सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, उनको सभी मिलेगा। विटामिन जो आपका मूंगफली वगैरह होता है, सोयाबीन वगैरह होता है, प्रोटीन वगैरह जो सारी चीज़ होती है, विटामिन ए मिलेगा, और अनाज वगैरह सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भैया, तो देखिए मेरे बच्चों, आपके लिए स्पेशल इंडियन नेवी MR का बैच भी लेकर हम आपके लिए आए हैं बच्चा। इसमें ओरिजिनल पेपर रहेगा, जो बच्चा इसमें क्या है आपका 25% आपके रहेंगे जीके के, 13% मैथ्स के, और साइंस के 12% आपको कराए जाएंगे। तो बच्चा ध्यान रखना है, और इसका भी कोर्स हमने लॉन्च किया हुआ है। ये जो कोर्स है बेटा ये 149 रुपीज़ का है। कितने का है, 149 रुपीज़ का रहेगा। और बच्चा कोर्स जहाँ पर लेगा, द कोचिंग सेंटर ऐप पर जाइए, यहाँ पर आपको ये कोर्स मिलेगा 149 में। बच्चा इस कोर्स पर 80% का ऑफर चला हुआ है, फिर इसकी फीस बढ़ जाएगी। तो जो बच्चा चाहता है इसको परचेज कर सकता है, और इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकता है। ध्यान रखना है भाई, किसके में, नेवी MR के में भी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 40 है, गोल्डन चावल एक प्रकार का जीन रूपांतरित चावल है जो कि पीले रंग का होता है। इस चावल में किस पदार्थ की अधिकता होती है, तो विटामिन ई की, विटामिन डी की, विटामिन ए की, विटामिन बी की। तो गोल्डन राइस जो होता है बेटा, जो सुनहरा चावल होता है, उसमें विटामिन ए की अधिकता होती है। ध्यान रखना है विटामिन ए की। तो राइट आंसर क्या बनेगा मेरे बच्चों, सी बनेगा। अगला क्वेश्चन आंसर है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 41। देखिए भाई, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है भाई, गुरुदक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होगा, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी। तो राइट आंसर होगा मेरे बच्चा विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, रतौंधी, जिसको हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस बोला जाता है भाई, ध्यान रखना है, नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न बनना, रक्त का थक्का न बनना। और उसके साथ साथ विटामिन बी की कमी से कौन सा होगा, बेरी बेरी रोग होगा भैया। और विटामिन डी की कमी से क्या होगा मेरे बच्चा, रिकेटस रोग होगा। आपके सामने सारे के सारे मैंने रोग लिख दिए हैं। मेरे बच्चों, मेरे मित्रों, यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो गुरुदक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। प्रत्येक दिन आपके लिए ऐसी सेशन क्लास लेकर आते हैं। इससे पहले भी 11 क्लास जा चुके हैं, सभी बच्चों की क्लास को जाकर देखें, और सभी बच्चे समय से जुड़िए और क्लासेस का आनंद उठाइए, अपने सिलेक्शन को पक्का कीजिए। चलते हैं, आज की क्लास को यही प्रोग्राम देते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।